नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। हम रैंकअप कोर्स के 11th सेशन पे पहुंच चुके हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स। मैं आपको वेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें बता बता चुका हूँ, अभी तक इंट्रोडक्शन पूरा दे चुका हूँ। व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा में मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, याद करो। ट्रायंगल लो, पॉलीगन लो एंड पैरेललोग्राम लो। यस। और इसी के बेसिस पे मैंने कल आपको थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन भी करवाए थे। कल एक पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड किया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज मैं उस पूरे पीडीएफ को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद करो, ये हमारा पीडीएफ था। याद, इस पीडीएफ में मैंने आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये तो आप खुद ही करोगे क्योंकि बहुत ईजी है। थर्ड वाला भी मैं आपको करवा चुका हूँ और फोर्थ वाला भी मैं आपको करवा चुका हूँ। यस और नो। इलस्ट्रेशन 3.7 मैंने आपको नहीं करवाया अभी तक, तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो मैंने इलस्ट्रेशन 3.7 उठा लिया। क्वेश्चन आपको सबको दिख रहा होगा। इसको हम एक बार पेश कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एकदम सामने, तो मे बी आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द पी एंड क्यू इज आर। मतलब कि पी और क्यू दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट आर आ रहा है। इफ क्यू इज डबल्ड, आर इज डबल्ड। इफ क्यू इज रिवर्स, आर इज अगेन डबल्ड। तो आपको तीनों वेक्टर्स की रेशियो पूछी है, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ध्यान सुनना जरा, हो क्या रहा है। मैंने माना कि लेट दिस इज पी वेक्टर एंड लेट दिस इज क्यू वेक्टर। ओके, लेट दिस इज पी, दिस इज क्यू, ठीक है। इन दोनों को मैंने रिप्रेजेंट किया और दोनों के टेल से टेल कनेक्ट की। मतलब कौन सा लो यहाँ पे लग सकता है, ट्रायंगल लो या फिर पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो ऑब्वियसली, है ना। तो मैंने बोला कि मान लो कि इनका रिजल्टेंट जो आ रहा है ना, इनका रिजल्टेंट मान लो ये आ रहा है कहीं पे, ये रिजल्टेंट, ठीक है। मान लो पी और क्यू के बीच में जो एंगल है वो मान लो थीटा है। कितना है? थीटा। कोई दिक्कत? क्या रिजल्टेंट का मतलब होता है ये इन दोनों को प्लस करके आपको दे रहा है। यस सर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप सब पढ़ चुके हो, कितना होता है बोलो। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस थीटा। यस सर। पहली इक्वेशन मेरी बन गई, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस थीटा। बोलो पहली इक्वेशन में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। गुड। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर क्यू को डबल कर दिया गया तो आर भी डबल हो गया। अच्छा जी। अगर क्यू को डबल किया, क्यू को मतलब 2q कर दिया, तो आर भी 2r हो गया। इतनी बात समझ में आई। स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। 4q स्क्वायर क्यों? क्योंकि क्यू की जगह 2q का होल स्क्वायर करोगे आप, ठीक है ना। फिर 2p इंटू 2q इंटू कॉस थीटा। क्या मैं बोल सकता हूँ 4r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा। लेट दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। यहां तक की बात सबको क्लियर है? बोलो फटाफट हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे पार्ट में उसने क्या बोला, उसने बोला अगर क्यू को रिवर्स कर दिया गया तब भी आर डबल हो गया। क्यू को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? क्यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, तो अगर आपने क्यू को रिवर्स कर दिया तो क्या क्यू को रिवर्स करके ऐसा बन जाएगा कुछ? हाँ या ना? क्या दिस विल बी माइनस क्यू? यस सर। तो इसका मतलब आपको अब रिजल्टेंट निकालना पी और माइनस क्यू का, तो एंगल कितना यूज करोगे आप लोग? ये वाला एंगल यूज करोगे। एंड दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। हाँ सर। तो इसका मतलब इस बार जो एंगल आएगा वो 180 माइनस थीटा आएगा, बाकी कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, आर की जगह 2r कर देंगे क्योंकि रिजल्टेंट तो डबल हो गया ना अभी। 4r स्क्वायर आ जाएगा। पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्यू स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। क्यों सर आपने क्यू की जगह माइनस क्यू क्यों नहीं डाला? अरे भाई साहब, आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। माइनस क्यू का मतलब है कि आपने डायरेक्शन को रिवर्स किया, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। फिर प्लस 2pq एज इट इज रहेगा। कॉस थीटा की जगह क्या लगा देंगे इस बार? कॉस 180 माइनस थीटा। अच्छा जी। याद करो क्वाड्रेंट थ्योरी, मैंने आपको बताया था कॉस 180 माइनस थीटा कैसे यूज करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या आपको पता है 180 वाली लाइन जो होती है वो अच्छी लाइन होती है, तो कॉस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा।
4r² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस कॉस थीटा विल बी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट। ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। लेट दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। क्लियर है बात। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को एक बार चुपचाप ध्यान से देखो, क्या इन दोनों इक्वेशन का एलएचएस आपको इक्वल दिख रहा है? यस सर। तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। यस सर, कर दो फिर। चलो भाई, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। पी स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। 4q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। 4pq cos थीटा प्लस 2pq cos थीटा 6pq cos थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो मैं क्या इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ कुछ? क्या 3q कॉमन आ रहा है? यस सर। क्यू बचा यहाँ पे बचा 2p cos थीटा इक्वल टू 0। अब 3q तो 0 नहीं हो सकता ना भाई, नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो इसका मतलब किसको 0 करना पड़ेगा? q प्लस 2p cos थीटा को। कर दो जी। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आती हुई नजर आ रही है आपको? माइनस क्यू अपॉन 2p। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो इस cos थीटा को वैल्यू को आप या तो थर्ड सेकंड इक्वेशन में डालो या थर्ड इक्वेशन में डालो। बोलो किस में डालो? चलो सेकंड में डालने का मन कर रहा है, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 एंड 1। चलो पहले इक्वेशन 2 में डालते हैं। इक्वेशन 2 में डालेंगे तो cos थीटा की जगह डालनी है वैल्यू, तो पहले बाकी सब लिख दो सेम। 4r² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 4pq था ना, हाँ। cos थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू बाई 2p। चलो जी, 2 से 2, 2 2 जा 4, p से p, चम्मा चम्मा। ये बन गया q इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर, मतलब माइनस का 2q स्क्वायर बन गया ना। तो 4r² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज 2q स्क्वायर? इक्वेशन नंबर 4। लेट, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। 1 वाली इक्वेशन क्या थी? ये थी, है ना, सिंपल इक्वेशन। r² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। cos थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो? माइनस क्यू बाई 2p। p से p खत्म, 2 से 2 खत्म। क्या क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर खत्म? तो r² इक्वल टू पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। समझ में आया नहीं आया बताओ? बोलो फटाफट। हाँ या ना? चलो आ गया, ठीक है फिर। अब क्या करो आप, इस r² इक्वल टू पी स्क्वायर को ना इसी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ध्यान से देखो क्या आएगा। 4p स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और फिर साथ में प्लस का 2q स्क्वायर, है ना। 4p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इट विल बी 3p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/3। तो क्या p, वेट, p अपॉन q इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3, है ना। सर r तो उसमें नहीं आया, r को कैसे निकालोगे आप? अरे r इक्वल टू तो p है भाई, r² इक्वल टू पी स्क्वायर दिख रहा है, तो r इक्वल टू p मान लो। तो व्हाट इज द रेशो पी क्यू p रेशो q रेशो r? कितना बोलो? अंडर रूट 2 रेशो अंडर रूट 3 रेशो अंडर रूट 2 अगेन, आया ना। आंसर आ गया। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो फटाफट। मुझे लग रहा है सबको आ गई होगी शायद से, है ना। नहीं आई तो फिर समझ लो अच्छे से एक बार। वीडियो को पॉज करो, वापस से देखो, रिवाइंड करके आ जाएगा समझ में, ठीक है। करें आगे, क्लियर करें। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा है हाउ टू द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ व्हिच कैन नॉट बी जीरो। ये क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड है, कई सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। कौन सी फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको जीरो नहीं है, आपका जीरो नहीं है, ऐसा पूछा है। क्या करोगे इस वाले क्वेश्चन में? देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं ट्रायंगल लॉ यूज करना, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट बोलती है कि कभी भी अगर ट्रायंगल लॉ आप लगा रहे हो, तो अगर मान लो आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, तो पहले 2 वेक्टर का या किसी भी 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर से ज्यादा या इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ
तो इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं होगा। है समझ में? तो कंडीशन क्या है, कोई भी दो फोर्सेस का प्लस करके तीसरी वाली फोर्स से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, सीधी बात। ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। चलो भाई पहली फोर्स देखते हैं, 10, 10, 10, किन्हीं भी दो फोर्सेस को जोड़ो, 10 और 10 20, क्या 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10? यस सर, कंडीशन सेटिस्फाइड, रिजल्टेंट कैन बी 0, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है हमारा। नेक्स्ट, 10 10 20, ध्यान से देखो, 10 प्लस 10 करो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई, यस। 20 प्लस 10 करो 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस सर, कंडीशन सेटिस्फाई है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। नेक्स्ट, 10 20 20, 10 20 20, चलो भाई 10 प्लस 20 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, कंडीशन सेटिस्फाइड, यस सर। 20 प्लस 20 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस सर। फिर उसके बाद 20 प्लस 10 30 करोगे तो वापस वही कंडीशन बन जाएगी, तो कंडीशन सेटिस्फाइड, रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, यस। रिजल्टेंट 0 हो सकता है, यस। नेक्स्ट फोर्थ वाले ऑप्शन में 10, 20, 40, चलो भाई 10 प्लस 20 करो 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ऐसा है क्या? कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा जी, समझ में आया? तो जैसे ही ये आया आपके सामने, आपको समझ में आ गया कि भाई साहब इसकी दो साइड को प्लस करके तीसरे वाली साइड से बड़ी नहीं आ रही, ये वाली साइड ये इक्वल भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब रिजल्टेंट 0 होने के चांसेस नहीं है। दैट इज वाई इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई? बोलो फटाफट। नेक्स्ट, डन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मैं करवा चुका हूं तुम्हें इलस्ट्रेशन में, ये क्वेश्चन वैसा ही है बिल्कुल एकदम। सेवंथ वाला आप कर सकते हो आराम से। रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है, तो आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम करोगे। कल कल वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज आर मैक्स, व्हाट इज आर मिनिमम। दोनों की रेशो गिवन है, दोनों को लिखो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एट्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। आपको एंगल गिवन है 60 डिग्री, हाँ है ना, और दोनों फोर्सेस एफ एफ है, तब क्या लिखोगे, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ। कोस थीटा की जगह क्या लगाओगे वो आपको सोचना है। क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है? कल वाली बात याद करो, एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं बोलो। एंगल तब निकलता है जब या तो टेल के बीच में एंगल हो, या फिर हेड के बीच में एंगल हो। तो एक एक वेक्टर को आप क्या करो, चुपचाप डिस्प्लेस कर लो, उसके बाद एंगल निकाल लो, एंगल निकालने के बाद वैल्यू लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नाइन्थ वाला देखते हैं। नाइन्थ वाला मैं बता देता हूँ। पहले उसने बोला वेक्टर ए इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 60 डिग्री अबोव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छी बात है। वेक्टर बी इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सम ए प्लस बी इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। इन्होंने ये पूछा है, ठीक है ना। लो भाई उठा लिया इसको, कर दिया बेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, ध्यान सुनना। मान लेते हैं मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कुछ इस तरीके का। मैंने बोला लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस अगेन वाई, इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस, इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उन्होंने बोला है इट इज अबोव एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो भाई साहब एक वेक्टर बनाएंगे हम एक वेक्टर बनाएंगे कुछ ऐसा, और एक वेक्टर बनाएंगे कुछ ऐसा। दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है 2 सेंटीमीटर, इट इज 2 सेंटीमीटर अगेन, अगेन इट इज 60 डिग्री, अगेन इट इज 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ, ठीक है ना। कितना एंगल है दोनों के बीच में बताओ? 120। सिंपल सी बात, पहली बात तो आपको डायरेक्शन देखनी है रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट जाने वाला तो इधर की तरफ ही है। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है। अगर इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एकदम बीच में जाता है ना, तो रिजल्टेंट तो यही आएगा, ये बात तो गारंटी है, लेकिन कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 cos 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120? इट इज माइनस हाफ, यस सर। रट लो अब दो, 4 प्लस 4 प्लस 2 2 4 4 2 8 इंटू माइनस हाफ 2 4 8। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 खत्म, आंसर आया 2। अरे बाप रे, इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर, किधर की तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस दिस इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। आगे बढ़े,
यस सर, समझ तो आ रहा है सर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट द रिजल्टेंट इज वन थर्ड ऑफ द ईदर ऑफ द ओरिजिनल फोर्सेज? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूँ। आपको इसको एक बार ट्राई करना है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब आपको गिवन है। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है कि दो वेक्टर को मान लो एफ एफ और रिजल्टेंट को मान लो f/3 और सॉल्व करो। रिजल्टेंट का फॉर्मुला लगा दो, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, वहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट 11, द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी इज। ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं अभी बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एक एज्यूम करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसका आंसर मैं आपको बाद में निकलवाऊंगा, जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा दूंगा। फिर भी अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब इसको करते ही नहीं है, जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा तब मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आराम से समझ में आ जाएगा। 11th क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। इफ a प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए प्लस बी क्या मतलब, क्या होता है? रिजल्टेंट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या? रिजल्टेंट। क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है और ए का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है, मतलब तीनों वेक्टर इक्वल? ये लो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो क्या बताना है आपको? एंगल बताना है। लो भाई, थीटा निकालना है। कर दूं बेस्ट? ये लो भाई, एक मिनट, चलो। तो भाई साहब ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। क्या करेंगे फिर इसमें? आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी हो गया इसमें, तो लगा देंगे फॉर्मूला। लगा दो सर। आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो भाई आर की जगह भी ए डाल दूं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। यस सर। ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, यस सर। ए स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a कॉस थीटा। ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यस। माइनस हाफ आ गई क्या कॉस थीटा की वैल्यू? यस। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कहाँ होती है? थीटा इक्वल टू कितने पे? 120 पे, हाँ या ना। तो आंसर है 120 डिग्री, ए ऑप्शन, खत्म। नेक्स्ट, if vectors a and b represent two sides of the triangle, then the third side of the triangle can have a length equal to, yes। अच्छा जी। तो भाई साहब अगर दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों वेक्टर्स, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है बस। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। अच्छा जी। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? सोचो एक बार, आपको एंगल तो पता नहीं इन दोनों के बीच का। तो क्या मैं a प्लस बी कर दूं? चलो इसको पहले एक बार क्वेश्चन को उठा लेते हैं, फिर देखते हैं इसको क्या करना है इसमें। ये लो भाई, आ जाओ। दिख रहा है? वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं आपको। क्या आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? बिल्कुल सही बात। ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अगर मैं इस वेक्टर को बी वाले वेक्टर में ऐड कर दूं, मतलब 5i कैप में ऐड कर दूं, तो क्या 5i कैप प्लस आई कैप इट विल बी 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप? क्या यही रिजल्टेंट वेक्टर आ गया? यस। अगर ये दो साइड हैं तो थर्ड साइड क्या देंगी? रिजल्टेंट ही देगी, ऑब्वियसली बात है। हाँ है ना? देगी नहीं देगी? तो क्या करोगे बताओ? क्या रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर? हाँ या ना? 36 प्लस 4 प्लस 16, इट विल बी आई थिंक अंडर रूट 56। बच्चे जैसे ही आंसर को पाते हैं तो आंसर पाते ही खुश हो जाते हैं बच्चे। यस सर, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, है ना। गलत बात है, ध्यान सुनना भी। एक और चीज सुनो। जैसे ट्रायंगल ने ऐड करके दिया, ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट भी तो करवा सकता है ना। सर सब्ट्रैक्ट कैसे करवाएगा भाई? अरे भाई साहब, अगर आप ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के साथ जोड़ो तो क्या ए माइनस बी नहीं होता क्या? होता तो है। तो इसका मतलब ए प्लस माइनस बी का मतलब क्या हुआ? माइनस बी का मतलब अगर आप बी को रिवर्स करवा दो, बी वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा कर दो और फिर ऐड करो, तो क्या आपको ए माइनस बी मिल जाता है? यस। क्या वहां भी ट्रायंगल हो लग सकता है? यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। आपको रिजल्टेंट को ए माइनस बी भी मानना पड़ेगा। अगर मान लो माइनस बी हो गया तो, हाँ है ना। चलो फिर रिजल्टेंट इक्वल टू ए माइनस बी कैलकुलेट करोगे तो ए में से बी घटाओ, आई माइनस 5i कितना हो जाएगा? माइनस का 4i। यस सर। 2j कैप प्लस 4j, 2j कैप प्लस 4k कैप।
अब इस वाले इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो जरा एक बार, कितना आएगा बताओ। अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 32 प्लस 4 36, 36 का अंडर रूट, आंसर 6। अरे बाप रे, इसका मतलब कि रिजल्टेंट कैन बी 6, रिजल्टेंट कैन बी अंडर रूट 56, इसका मतलब आंसर है बोथ ऑफ द अबव। मेरी बात समझ में आई। ए प्लस बी तक ही सीमित नहीं रहना है, रिजल्टेंट कैन बी ए माइनस बी, बट कब? जब बी की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया हो। इसी को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन करने का मेथड क्या होता है? अगर मान लो आपको ए माइनस बी निकालना है, तो पहले ए बना लो, बी बना लो, बी को उल्टा कर दो, फिर ए और माइनस बी के बीच का रिजल्टेंट निकाल लो। क्योंकि अगर ए को और माइनस बी को जोड़ेंगे तो आंसर तो ए माइनस बी आने वाला है भाई। करा तो हमने अभी भी एडिशन। बहुत अच्छी बात। चलो बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, 11th, द रिजल्टेंट ऑफ द टू इक्वल फोर्सेज इज डबल ऑफ ईदर ऑफ द फोर्सेज। अरे फिर से वही, दो इक्वल फोर्सेज हैं, एफ एफ मान लो, उनका रिजल्टेंट 2f है, तो आंसर एंगल बताना है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट, 12th, two vectors a and b lie in the same plane, third vector lie outside the plane, then the sum of the vectors a plus b plus c। खुद देखना है, सोचना है एक बार, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। आउट ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन। सोच सकते हो? कैन नॉट बी अ 4 न्यूटन, बोलो रिजल्टेंट। सोचो, सोचोगे इसको, खुद ही थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट देखो एक बार, टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा एक और बात, ये तो 13 वाला मैं करवा ही देता हूँ यार, तुम नहीं तो फिर दिक्कत करोगे। करवा दूं? नहीं तो यार तुमसे होगा नहीं है। देखो क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है बताओ इनमें से कौन सी फोर्सेज ऐसी हैं जिनका रिजल्टेंट 4 नहीं आ सकता। सर ये कैसे चेक करेंगे हम, क्या पता एंगल क्या है इनके सबके बीच में। अरे भाई साहब आप क्या करो, आर मैक्स पता है आपको क्या होता है? कल मैंने बताया था, कल वाली वीडियो देखो एक बार जाके। नहीं पता तो कल वाली वीडियो देखो पहले। आर मैक्स का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी। आर मिनिमम का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी। हाँ या ना? मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है किसी भी दो फोर्सेस का? ये तो उनको जोड़ दो। मिनिमम कितना हो सकता है? दोनों उनको दोनों को घटा दो। यस। चलो भाई ध्यान से देखो, तो मैं बोलूंगा कि पहले दो और दो का चेक कर देंगे, दो और दो का मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा 4 और मिनिमम आएगा 0, तो क्या 4 आ रहा है इसमें? यस सर। बी ऑप्शन चेक करते हैं, 2 प्लस 4 को जोड़ो 6, 4 माइनस 2 करो 2। क्या 2 और 6 के बीच में 4 आ रहा है? यस सर, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 2 को चेक करो, 6 माइनस 2 4, 6 प्लस 2 8। क्या 4 अभी भी आ रहा है? यस सर, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 2 को चेक करो, 8 और 2 10, 8 माइनस 2 6। क्या 6 और 10 के बीच में 4 आएगा क्या? नहीं आएगा सर। दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, two forces equal in magnitude have a resultant with its magnitude equal to either angle between them। अभी कभी करवाया, a equal to b equal to r, आंसर है 120 डिग्री, रट लो, बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, when three forces acting at a point are in equilibrium then, चेक करना है खुद से क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, six forces of magnitude 1 2 3 4 5 and 6 act along the sides of a regular hexagon taken in order, resultant has magnitude। रिजल्टेंट निकालना है भाई, ये पॉलीगन लो का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे एक, मैं इसको उठा लेता हूँ। चलो दिखाई दे रहा है सबको क्वेश्चन। 6 फोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक्ट अलोंग साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन टेकन इन ऑर्डर। मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, क्या करोगे? हम्म, बोलो। मैग्नीट्यूड तो गिवन है ना, तो क्या करोगे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है ये पूछा है उन्होंने। कोई बताएगा मुझे? किसी को कोई आइडिया? पॉलीगन लो, सोचो क्या था, क्या था पॉलीगन लो, बोलो।
नहीं पता? वीडियो को पॉज करो, जाके देखो एक बार पीछे पॉलीगन लो क्या था। देखो भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो एक बार फटाफट। मैंने वीडियो पॉज किया था ताकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा हेक्सागन ढूंढ सकूं, ठीक है ना? हेक्सागन दिख रहा है सबको? गुड। मुझे लग रहा है सबको दिख रहा होगा हेक्सागन। ये बढ़िया हेक्सागन दिख रहा है आपको, जबरदस्त तरीके का। मान लेते हैं मैं इसके कुछ पॉइंट्स का नाम रख रहा हूँ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ओके। और लेट मैं आपको सारे वेक्टर्स बना बना के दिखाता हूँ फटाफट। ए से बी तक का वेक्टर कुछ ऐसे बना होगा। यस। बी से सी तक का कुछ ऐसे होगा। यस। सी से डी तक का कुछ ऐसे होगा। मतलब लेंथ पे नहीं जाते उनकी। वेट 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 वेट, गलत बन गया। सॉरी। डी से ई तक का कुछ ऐसा। ई से एफ तक का कुछ ऐसा। और एफ से ए तक का कुछ ऐसा, है ना? ठीक है, इन सबके मैग्नीट्यूड अलग अलग है या नहीं है बताओ? है या नहीं है बताओ? ठीक है भाई, अब जरा गौर से सुनेंगे सब लोग। मैं मान लेता हूँ कि इसका सेंटर जो है ना, पूरी इमेज का जो सेंटर है वो कहाँ है? एकदम बीच में। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एक बार यहाँ से, यहाँ पे। बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुनेंगे सब लोग। चलो भाई, मुझे बताओ टोटल एंगल कितना होता है बीच वाला पूरा? 360। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो मतलब सारे एंगल्स कितने कितने के बन गए? 60 60 के। बिल्कुल सही बात है भाई। अब ये एंगल 60 का, तो क्या ये दोनों भी 60 के होंगे? क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। हाँ या ना? यस सर। क्या ये एंगल भी 60 का होगा? यस सर। अगर ये एंगल 60 का, सोचो एक बार फटाफट, तो क्या ये भी 60 का? समझ नहीं पाए तुम लोग? सोचो एक बार फटाफट, मैं क्या बोल रहा हूँ। कितना? ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, तो ये कितना बचा मुझे बताओ एक बार। बाहर वाला एंगल, ये पूरा लीनियर पेयर है ना, तो 180 होने वाला है, तो ये एंगल बचा 60 60 120, तो ये बन गया 60 डिग्री। नहीं समझे यार? कितना बन गया? 60 डिग्री। हाँ या ना? सोचो एक बार। अच्छा जी। चलो जी। अब ये 60, ये 60 है। हाँ या ना? ये भी 60 है, तो क्या ये भी 60 हो गया? तो ये भी कितना बन गया बोलो फटाफट? ये भी 60 डिग्री बन गया। बोलो हाँ या ना? ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, एंड सो ऑन। समझ नहीं आई बात? आई या नहीं आई बताओ? हम्म। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक छोटे सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बहुत बड़ा होता है, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनेंगे। कोई भी वेक्टर अगर किसी भी एंगल थीटा पे लग रहा हो, किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा हो, लेट मैंने बोला कि दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस, दिस इज लेट एफ फोर्स। ओके, ये एंगल थीटा है। इस एफ फोर्स के आपको पता है कि अगर मैं कोई भी फोर्स ऐसे लगाता हूँ, किसी तिरछी तिरछी फोर्स को कोई भी लगाता हूँ, तो क्या उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं? यस सर। ये वाला कंपोनेंट कितना हो सकता है सोचो एक बार। मतलब उसका इफेक्ट राइट में भी जा रहा है, उसका इफेक्ट ऊपर भी जा रहा है, कितना कितना इफेक्ट जाएगा ये सोचना है। क्या आपको पता है कि अगर मैं इस वाले वेक्टर को, मान लेते हैं इसका इफेक्ट यहाँ पे जो गया, मान लो वो एफ वाई है, और यहाँ पे जो इफेक्ट गया क्या वो एफ एक्स है। क्या आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं? तो कैन आई डिस्प्लेस एफ वाई वेक्टर हियर? ये एफ वेक्टर है और मैंने एफ वाई को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत?
अब मुझे बताओ जरा सोच के, क्या कॉस थीटा की वैल्यू आने वाली है एफ एक्स अपॉन एफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? यस और नो? क्या यहाँ से मुझे एफ की वैल्यू मिलेगी, सॉरी, क्या मुझे एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी एफ कॉस थीटा? सही बात है सर। एफ वाई की वैल्यू सिमिलरली कितनी मिल जाएगी, एफ साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कोई भी फोर्स अगर एंगल थीटा पे वर्क करती है तो उसके दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा, जिसके साथ थीटा अटैच है। देखो ध्यान से, एफ फोर्स के साथ थीटा अटैच किधर की तरफ था, एफ एक्स की तरफ था ना। जिधर थीटा थीटा अटैच होगा उधर की तरफ कॉस थीटा कंपोनेंट, जिधर थीटा अटैच नहीं होगा उधर की तरफ साइन थीटा कंपोनेंट। हैव यू गॉट इट क्लियरली? गुड। अब इस वाले डायग्राम को आप जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। इस डायग्राम को आप सब लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले मुझे बताओ ए बी जो वेक्टर है, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे बना लूं, सॉरी, मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात? चलो, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। हम्म। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि सबके कंपोनेंट करने हैं। मान लो मैंने बोला कि लेट दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट दिस इज वाई एक्सिस। नीचे वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, सबसे पहले मुझे बताओ ए बी जो फोर्स है क्या वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है? यस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना। तो इसके कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। मैं सबके कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोव करूंगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये वाली फोर्स कितनी है, कितना एंगल पे जा रही है यहाँ से एक्स एक्सिस से, 60 डिग्री पे। तो मैंने एक फोर्स ऐसे बना दी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, 2। कितने एंगल पे है ये, 60 डिग्री पे। क्या इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं? यस सर। कितने कितने कंपोनेंट हो जाएंगे जरा बताओ मुझे। एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा 2 cos 60, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा 2 sin 60। हाँ या ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट फोर्स बताओ कितनी है, 3। नेक्स्ट फोर्स है 3, और 3 वाली फोर्स इससे कितना एंगल बना रही है, इससे भी 60 डिग्री आगे, इससे भी 60 डिग्री का मतलब 60 + 60 मतलब 120। मतलब जो थर्ड वाली फोर्स है वो इधर चली गई यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल बना रही है 60 डिग्री, क्योंकि वो इधर से 30 बना रही है ना। चलो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3। इसके भी दो कंपोनेंट, इधर की तरफ कितना 3 cos 60, ऊपर की तरफ कितना बोलो 3 sin 60। चलो ये भी खत्म। नेक्स्ट फोर्थ वाली फोर्स देखो, फोर्थ वाली फोर्स एकदम हॉरिजॉन्टल है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस इधर की तरफ जा रही है। क्या इसका कंपोनेंट करने की जरूरत है? नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट वाली फोर्स देखो, इससे 60 डिग्री आगे, मतलब इधर की तरफ 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है ना। कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 5। तो इसके कंपोनेंट भी होंगे दोबारा फिर। इसका कंपोनेंट एक इधर की तरफ होगा कितना, 5 cos 60, और नीचे की तरफ कितना 5 sin 60। हाँ या ना? नेक्स्ट फिर एक और फोर्स है जो कि इससे भी 60 डिग्री आगे है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आगे, मतलब यहाँ पे जा रही होगी वाली फोर्स 6। चलो इसका भी, इसका एंगल यहाँ से है 30, तो इधर से बन जाएगा 60 डिग्री। तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना 6 cos 60, और नीचे की तरफ 6 sin 60। तो भाई साहब मैं कंपोनेंट को एक बार गोला कर देता हूँ, जितने जितने मैंने कंपोनेंट किए जो हमारी एक्चुअल फोर्सेज है। एक तो ये, एक मिनट, एक तो ये, एक ये 3 sin 60, 2 sin 60, 6 cos 60, 2 cos 60, 1, 3 cos 60, 4, 5 cos 60। कितनी फोर्सेज हो गई बताओ जरा एक बार। चलो बताओ, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेज होंगी बताओ। क्या अगर मैं एक्स एक्सिस की सिर्फ राइट वाली तरफ की बात करूं तो राइट वाली तरफ 3 फोर्सेज है, 1 6 cos 60 और 2 cos 60। क्या cos 60 की वैल्यू होती है 1/2? यस। 1/2 मतलब 6 इंटू 1/2 मतलब 3, 2 इंटू 1/2 मतलब 1, 2 3 + 1 1 4, 4 + 1 5, इधर की तरफ होगी 5। नेक्स्ट इधर की तरफ देखते हैं, 4 + 5 का आधा 2.5, तो ये बन जाएगा 6.5, 6.5 + 3 का आधा 1.5, 6.5 + 1.5 बन जाता है 8 आई थिंक, है ना। सही है बात? नीचे देखते हैं नीचे कितना, 5 sin 60, 6 sin 60, मतलब कितना हो गया टोटल मिला के 11 sin 60। 11 sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब मैं बोलूंगा 11 √3/2। ऊपर कितना बोलो, ऊपर है 2 sin 60 + 3 sin 60 मतलब 5 sin 60, मतलब 5 √3/2। चलो सॉल्व करते हैं। इधर 8 इधर 5, तो क्या इधर की तरफ बचेगा 3? बिल्कुल सही।
नीचे 11√3/2 पर 5√3/2, मतलब 11√3/2 में से 5√3/2 घटेगा तो कितना बचेगा? 6√3/2 आई थिंक नीचे की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है। क्या आप दो फोर्सेज बची मेरे पास सिर्फ, मैंने सारी फोर्सेज को मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज करने के बाद मेरे पास सिर्फ दो ही फोर्सेज हैं एंड दे आर एक्टिंग एट द 90 डिग्री एंगल। सो कैन आई राइट इट एज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos theta, and theta is 90 degrees, so cos 90 will be 0. So what will be the answer? It will be under root of 6√3 whole square, that will be 3√3 whole square, means 9 into 3 plus 3 whole square, that is 9. So it will be 9 3 27, 27 plus 9, it will be 36 I think, and under root 36 will be equal to 6. So the answer is 6. Have you got it? So fourth option is the correct answer. Is it clear to everyone? तगड़ा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, वापस जाओ, वापस दोबारा देखो उसको सॉल्यूशन को। जबरदस्त सॉल्यूशन था। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, खुद से एक बार देखोगे क्या हो रहा है इसमें और करोगे, ठीक है ना। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन। ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर है जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन में करवाया था, याद करो, और वो क्वेश्चन एक बार आया भी था, ठीक है ना। तो इसको भी एक बार ट्राई करोगे 10th वाले को, नहीं होगा तो मुझे बताओगे, नहीं मैं बता दूंगा, ठीक है ना। 11th वाला पैरेललोग्राम लो पे है, ये हो जाएगा आराम से, मुझे पता है। मेक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये वाला आपको खुद से सोचना है, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें तुम्हें बता चुका हूँ अभी तक, ठीक है ना। 13 वाला देख लो एक बार। 13 वाले में बोला रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस OA OB एंड OC। कुछ नहीं करना, वापस से वही सेम करना है आपको। OC को सेम रहने दो, OA को सेम रहने दो, क्योंकि वो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है ना। लेकिन जो OB फोर्स आपको दिख रहा है, क्या ये तिरछी है? तो क्या करना है, इसके पहले कंपोनेंट कर लो। अभी बताए, एक कंपोनेंट cos 45, एक कंपोनेंट sin 45। हाँ, ये रेडियस r है ना, तो r cos 45 r sin 45, तो एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, वर्टिकल आ जाएगी। दोनों को ऐड वैड करके निकाल लो, फिर दो ही फोर्सेस बचेंगी, उनका क्या कर लेना, रिजल्टेंट निकाल लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट A + B = C दिया हुआ है, इसका मतलब C इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। यस, तीनों के मैग्नीट्यूड गिवन है, एंगल बिटवीन A एंड B पूछा, मतलब cos थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, देयर आर टू वेक्टर्स, values of P and Q if A and B are parallel। ओके, अगर A और B दोनों पैरेलल हैं तो आपको वैल्यू बतानी है P और Q की। इस क्वेश्चन को मैं एक बार करवा देता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या होता है पैरेलल वेक्टर्स। देखो, दिख रहा है क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी पैरेलल वेक्टर्स बोले या कॉलिनियर वेक्टर्स बोले तो आपको एक बात समझ जानी है, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यस और नो? यस। अच्छा, अगर सेम डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, बट द डायरेक्शन विल बी द सेम। यस सर। अच्छा, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो कैन आई से बोथ द वेक्टर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल? यस सर। इसका मतलब आप पहले वाले वेक्टर को देखो, पहले वाला वेक्टर है 2i कैप प्लस pj कैप प्लस qk कैप, हाँ है ना। बी वाला वेक्टर देखो, बी वाला वेक्टर है 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, हाँ सर। सोचो एक बार, अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो 2 में कितने का टेबल चला होगा, तभी तो 5 आया होगा ना। 2 में आपने 2 में कितने की मल्टीप्लाई की होगी तब 5 आया होगा, 2.5 की। तो P में भी कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए ताकि 7 आए, 2.5 की। तो P इंटू 2.5 मस्ट बी इक्वल टू 7। P इंटू 5/2 इक्वल टू 7। P की वैल्यू आएगी 14/5। मतलब अगर दो वेक्टर कभी भी पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल। उनके बीच में एक ऐसी टर्म होगी जिसको मल्टीप्लाई करके आ रहे होंगे सारे आंसर्स। तो हमने पहले वाले दोनों नंबर से पता लगा लिया कि इनमें मल्टीप्लाई 2.5 की हुई होगी, है ना। P की वैल्यू 14/5 आ गई। अब देखो, Q में भी 2.5 की मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 3। तो Q इंटू 2.5 इक्वल टू 3, Q इंटू 5/2 इक्वल टू 3। Q की वैल्यू आ गई 6/5, खत्म। 14/5 एंड 6/5 इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड वी गॉट द आंसर। बहुत सिंपल था। यस सर, बहुत सिंपल था, बहुत आसान आंसर्स आ रहे हैं। देखो, then the two vectors A and B are at angle 60 degree with each other. The resultant makes an angle of 45 degree with A
सेम वही टेन फाई, इसमें फाई की वैल्यू भी दे दी और आपको थीटा की वैल्यू भी दे दी, बी का मैग्नीट्यूड भी दे दिया, ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। इतना कष्ट तो एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा। 17th भी आपको खुद से करना है। क्लियर है? पॉलीगन लो का क्वेश्चन है 17 वाला, एक बार चेक करोगे। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हुआ इनमें से तो आप मुझे बताओगे, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? डन। ओके, तो ये हो गया हमारा आज कंप्लीट इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना? एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस कैसे आते हैं थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर का अंत करेंगे। ठीक है ना? फिर हम जाएंगे काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज अ स्टैंडर्ड चैप्टर, उससे ही क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है? चलो फिर तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो के बारे में जानते रहो, कौन कौन सी वीडियो नहीं आ रही है, क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत सारे कोर्सेज अभी मैं बनाने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था, रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर मैथ्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना? चलो थैंक यू।